तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि काव्य का प्रयोजन है वह किसे कहते हैं, और समीक्षा शास्त्र में कितने काव्य प्रयोजन माने गए हैं। संक्षेप में इसकी विवेचना कीजिए। आइए जानते हैं काव्य के प्रयोजन से क्या मतलब है और समीक्षा शास्त्र में कितने काव्य प्रयोजन माने गए हैं। इन सभी को अपन संक्षेप में जानेंगे। तो जानते हैं अपन इस प्रश्न के उत्तर को। उत्तर में हम लिखेंगे, मानव द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से होता है। इस लाइन को जो समझ गया इसकी जिंदगी मतलब मजेदार है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी तुम क्या कर रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वीडियो तो देख रहे हो, और ये इसको देखने का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि तुम्हारा जो पेपर है, पेपर में तुम पास हो जाओ, अच्छे नंबर तुम्हें आ जाएं, ठीक है। तो मानव द्वारा किया गया कोई भी प्रत्येक कार्य, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम किसी न किसी उद्देश्य से ना करो, चाहे वो अच्छा हो, गलत हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो। मानव द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन का मतलब यहाँ पे उद्देश्य से है, तो प्रयोजन से होता है। साहित्य रचना के पीछे रचयिता है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। जब कोई भी रचयिता होता है, ठीक है, कोई भी लेखक कवि होता है, जब वो साहित्य की रचना करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, उसके बाद ही वह रचना लिख पाता है। बिना उद्देश्य के तो कुछ भी नहीं होता। प्राचीन समय में जितने भी संस्कृत काव्यों की रचना हुई है, उनके आरंभ में ही काव्य रचना का प्रयोजन है वह स्पष्ट कर दिया जाता था। तो पहले तो ऐसा था कि जब संस्कृत काव्यों की रचना होती थी तो उसमें काव्य के आरंभ में ही जो काव्य रचना का प्रयोजन है, यानी कि उस काव्य को क्यों लिखा गया है, उसको स्पष्ट कर दिया जाता था, ठीक है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य, अब जानते हैं हम काव्य प्रयोजन का आखिर तात्पर्य क्या है। काव्य रचना के उद्देश्य को काव्य प्रयोजन कहते हैं। यानी कि काव्य रचना का जो भी उद्देश्य है, जो भी मोटिव है, तुम कोई कविता लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कई लोग होंगे जो साहित्य कर रहे हैं और उनमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो कविताएं भी लिख लेते हैं। तो तुम्हारी कविता का कोई ना कोई प्रयोजन तो होना चाहिए, तभी तो वो कविता मानी जाएगी। तो काव्य रचना के उद्देश्य को ही काव्य का प्रयोजन कहते हैं। काव्य का यह प्रयोजन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, किंतु शुभ प्रयोजन से रचा गया साहित्य या काव्य बाद में लोकप्रिय होता है। तो कभी भी बुरे उद्देश्य के साथ या नकारात्मक उद्देश्य के साथ हमें काव्य नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो शुभ प्रयोजन रहता है, अच्छा उद्देश्य रहता है, उससे रचा गया जो साहित्य है, वह साहित्य है या काव्य है, वह बाद में लोकप्रिय होता है। तो ऐसा काव्य लिखो जिससे मतलब मन तृप्त हो जाए, ठीक है, बाद में लोकप्रिय। तो उस समय पे आजकल रील वाला जमाना है, तो आजकल तो लोकप्रिय कच्चा बादाम मतलब ये काव्य भी हो जाते हैं, लेकिन ये तात्कालिक रहते हैं। ये तुम्हारे मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी का जीवन बदल दे, ये मनोरंजन प्रदान करते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने बताया है। डॉक्टर गुलाब राय ने क्या कहा है, इन्होंने प्रयोजनों को दो भागों में बांटा है, एक आंतरिक भाग और दूसरा बाह्य। आंतरिक प्रयोजनों का संबंध सृष्टा से है और बाह्य प्रयोजनों का संबंध है भोक्ता से। तो आंतरिक प्रयोजन जो जानता है वो सृष्टा है, जो काव्य को लिखता है, और जो बाह्य प्रयोजन है वो जानता है उपभोक्ता, जो यानी कि काव्य को पढ़ता है। प्रयोजन के विषय में प्राचीन मतानुसार जो भरत मुनि है, उन्होंने दृश्य काव्य का प्रयोजन जन सामान्य का मनोरंजन माना है। आचार्य भामह ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्वर्ग माने हैं। और इसके बाद वामन रुद्रट, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने काव्य प्रयोजन है उनकी संख्या में वृद्धि की है। वे युगांत तक रहने वाले जगत व्यापी यश, दुर्गा आदि की स्तुति के द्वारा धन प्राप्ति, विपत्ति, विनाश, असाधारण आनंद को महत्व देते हैं। आप्त कामना, धर्मार्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति आदि 9 काव्य प्रयोजनों को मान्यता देते हैं। आनंदवर्धन क्या कहते हैं, ध्वन्यालोक की प्रीति है, इसको महत्व देते हैं। तो ध्वनि विज्ञान के इन्हें संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। काव्य में ध्वनि की बात किन्होंने की, आनंदवर्धन ने। कुंतक ने क्या किया, वक्रोक्ति को महत्व देते हैं, काव्य में वक्रोक्ति है उसको महत्व देते हैं। मम्मट ने पूर्वाचार्यों के सभी मतों को समन्वित किया है और उनके साथ 5 प्रयोजनों यश, अर्थ, व्यवहार, जो व्यवहार ज्ञान है, अनिष्ट निवारण है, आनंद तथा कांता है, ठीक है। सम्मित उपदेश है, उसको मतलब आनंद है और आनंद तथा कांता है, इनसे सम्मित उपदेश को सम्मिलित किया है।
पश्चिमी मत में यदि बात करें तो अरस्तु ने काव्य का प्रयोजन शिक्षा और आनंद को बताया है कि काव्य वही है जो शिक्षा दे और आनंद प्रदान करे। ब्रेचन है, ब्रेचन एक मतलब विद्वान है, ठीक है, ब्रेचन का मतलब कोई शब्द नहीं है, ये विद्वान है। तो इन्होंने काव्य का प्रयोजन मनः स्वास्थ्य की प्राप्ति माना है, परंतु पाश्चात्य चिंतकों ने प्रयोजनों पर कला प्रसंग में व्यापक रूप से विचार किया है जो निम्नलिखित है। जैसे कला कला के लिए, कला जीवन के लिए। तो देखो, कला कला के लिए होती है, कला जीवन के लिए भी होती है, कला जीवन में प्रवेश करने के लिए भी होती है, कला जीवन से पलायन करने के लिए भी होती है, कला सेवा के लिए भी होती है, कला आत्म अनुभूति के लिए भी होती है, कला विनोद के लिए भी होती है, कला सृजन की अदम्य आवश्यकता पूर्ति के लिए भी होती है और कला आनंद के लिए भी होती है। तो कला के कई व्यापक रूप हैं। कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए। तुम्हें किसी लड़की के मन में प्रवेश करना है तो कला दिखा दो, मतलब वहाँ पे 2-4 शायरी बोल दो, प्रवेश कर लोगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें बताई है, मतलब मैं तो कॉमेडी वे में ले रहा हूँ। अनेक विद्वानों ने उनके विचारों के अनुसार हम मुख्य रूप से काव्य के निम्नलिखित प्रयोजन मान सकते हैं। तो अब अपन जानते हैं कि काव्य के प्रयोजन, आखिर में काव्य के रियलिटी में उद्देश्य क्या होती है। तो कवि के मन में क्या, उसके मतलब कवि है, कोई भी कवि है, कोई भी लेखक है, तो उस कवि के मन में क्या रहता है, क्या उद्देश्य रहता है, क्या भावना रहती है, ठीक है, वो हम अब जानने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रयोजन रहते हैं। पहला है जन कल्याण की भावना। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात तो आप लोग जन कल्याण की भावना तो जानते ही हो कि कई लोग जन कल्याण की भावना को लेकर जीते हैं, ठीक है, कई लोग स्वयं कल्याण की भावना को लेकर जीते हैं, ठीक है। तो आप किस प्रकार के आदमी हो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो कवि जन सामान्य का हित करने के लिए, उसे सुख और शांति देने के लिए ही काव्य की रचना करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये जन कल्याण की भावना के अंतर्गत ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इससे मेरा थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन यदि मैं वीडियो बनाऊंगा तो इससे आपका बहुत ज़्यादा लाभ है, इस बात को भी मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने स्वयं प्रेरणा से, ठीक है, जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ, जिससे कि आपका भला हो। बाकी दोस्तों आप लोग जानते हो कि एमए हिंदी साहित्य में शायद ये कोई यूट्यूबर है जो वीडियो बनाता होगा, मेरे अलावा तो इतना डिटेल में कोई नहीं बनाता, इतनी मतलब बलाय से डाल देते हैं लोग। तो यहाँ पे दूसरी जो यहाँ पे देखिए, काव्य का जो दूसरा उद्देश्य है वो है यश की अमरता। क्या है? यश की अमरता। तो बहुत से लोग होते हैं जो यश पाना चाहते हैं और यश उन्हें मिलता भी है क्योंकि वो काव्य लिखते हैं। तो यश सांसारिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कामनी और कंचन से ऊपर उठे हुए योगियों को भी कीर्ति कामना सताती है। तो कामनी और कंचन, इनसे ऊपर उठ गए जो लोग हैं, योगी हैं, ठीक है, उनको भी कीर्ति यानी कि यश कीर्ति है, मेरा भाई नाम हो, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। आजकल वायरल शब्द बहुत चल रहा है, मैं वायरल हो जाऊं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे बताई गई है, काव्य से यश की अमरता होती है। अब जैसे देखना, कीर्ति को काव्य के द्वारा स्थायित्व मिलता है। जैसे वाल्मीकि जी हैं, ठीक है, कालिदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। अब तुम भले ही अभी इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाओ, 2-4 मिलियन या 20 मिलियन जितने भी तुम्हारे फॉलोअर हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन भाई वाल्मीकि जी तो वायरल है, पूरे अपने भारत में, पूरे विश्व में वायरल है। कालिदास जी वायरल हैं, तुलसीदास जी वायरल हैं। ये इनको पहले से ही कीर्ति मिल चुकी है। क्यों मिली है? इन्होंने काव्य लिखा, ठीक है, इन्होंने महाकाव्य लिखे, इस वजह से। तो आदि का यश तब तक रहेगा जब तक कि पृथ्वी पर गंगा यमुना की धाराएं बहेंगी। तो इनका यश यहाँ पे बताया गया है कि इन तीनों का यश, ठीक है, और भी कई कवि हैं, कबीर हैं, ठीक है, रहीम है, इनका यश तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी पर गंगा यमुना की धाराएं बहेंगी। आनंद प्राप्ति के लिए भी बहुत से लोग काव्य लिखते हैं। क्या होता है कि यदि तुम ओवरथिंक करते हो, मैं बता रहा हूँ, और यदि तुम कविताएं लिखते हो तो तुम्हारी ओवरथिंक है एंजाइटी, तुम्हें लगता है कि तुम 4 पैसे कमा लोगे तो तुम्हारे जीवन अच्छा चलेगा। नहीं भाई, यदि तुम ओवरथिंकिंग की एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह में हो तो फिर तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं कटने वाला है, कितने भी पैसे कमा लो। तो कुछ एक तुम्हारी हॉबी हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा हो कि भाई तुम 1 घंटे उसको देते हो, ये तुम्हारी हॉबी है, ठीक है। और यदि तुम्हारे जीवन में हॉबी है तो तुम ये मान लो कि तुम कभी भी एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। वरना हो सकता है कि तुम्हें लगे कि मैं एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई भी बीमारी हो जाए। भाई मैंने ट्रेन में एक ऐसे व्यक्ति को देखा, उसको कौन सी बीमारी थी यार, मेरे को पता नहीं, उसमें हर हफ्ते एक मशीन लगवानी पड़ती है यार। तो मतलब यार, ना तो वो बंदा नशा करता था, ना भी कुछ करता था, मैंने जब जाना कि उसने अपनी हॉबी का त्याग किया है,
तो अपनी हॉबी को कभी मत छोड़ना। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी तुम्हें पिक्चर देखना अच्छा लगता है उसको देखो, क्रिकेट खेलना, ज़्यादातर तुम्हारी यदि फिजिकल हॉबी है ना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, तो इसको अपनाओ यार, इसको लाइफ में मतलब रहने दो भाई। कमा लोगे 4 पैसे, लेकिन भाई उस प्रकार से जो हाल हो जाएगा जो ट्रेन में एक बंदे का हुआ था यार, वैसे ही हाल हो गया तो फिर यार जीवन काय का, किस काम का यार। तो आनंद के लिए भी बहुत से लोग काव्य लिखते हैं। तो काव्य को लिखने से क्या होता है, हमारे विचार रुक जाते हैं, या यूँ कहो कि हमारे विचार एक दिशा में चलते हैं। जैसे तुम किसी पॉलिटिकल को टारगेट करके काव्य लिख रहे हो, तो अब तुम्हारे उस समय पे विचार हैं वो रुक जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें आनंद भी मिलेगा और तुम बेहतरीन कल्पना भी करोगे, और उस समय पे तुम्हारी ओवर थिंकिंग भी नहीं होगी। तो आनंद तो काव्य से मिलता ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कवि रचना करके मानसिक सुख प्राप्त कर असीम आनंद की कामना करता है। अध्ययन करता पाठक उसे पढ़कर आनंद प्राप्त करता है और मुग्ध हो जाता है। महाकवि, अब मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ करूँगा ऐसा। महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने क्या कहा है उनके शब्दों में, कविता सूर्य के समान दिव्य है और महानंद प्राप्त करने वाली है, प्रदान करने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं सरल उपदेश। कविता के द्वारा तुम उपदेश भी दे सकती हो भाई। तुम्हें कोई उपदेशक बात करनी है, कविता लिख दो, उसमें भाई कुछ ऐसा जोड़ दो, ऐसा तोड़ दो, कुछ चार, पता है 2-4 लाइनें वायरल हो जाती है कभी कभी। किस्मत अच्छी हो, भगवान ऊपर से साथ दे, और तुमने कुछ ऐसा लिखा हो जो दुनिया को दिल पे लगे, वायरल हो जाती है। काव्य का एक प्रयोजन मधुर रूप से उपदेश देना भी होता है। यह उपदेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। लोक सन्मार्ग पर चले, गरिमा में जीवन हो, सत्य और असत्य को समझने की क्षमता हो, इसी तरह का उपदेश काव्य रसिकों के लिए दिया जाता है। इस उपदेश में आदेश नहीं बल्कि अनुरोध और अनुनय रहता है, ठीक है। मनोरंजन, काव्य मनोरंजन के लिए भी लिखा जाता है, और यहाँ पे जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो मनोरंजन वाले काव्य को 2 कौड़ी का काव्य मानते हैं। बाकी ये भी एक प्रकार से सही है, क्योंकि इसमें पाठक को आनंद की अनुभूति होती है, उसका जो चिंता है, वह व्याधि है, ठीक है, व्यथा है, दुख दर्द है, ठीक है, कष्ट रोग, ये सभी है वो समाप्त होते हैं धीरे धीरे। तो आज के भौतिक जीवन में बड़ी व्यस्तता और संघर्ष के कारण आदमी के जीवन में ऊब और चिंता अधिक बढ़ गई है, और अतः इस ऊब और चिंता से मुक्ति पाने के लिए मनोरंजन उसकी ऊब को हल्का कर देता है। तो इसलिए आप लोग देखते हो कि जो चिंता है उससे मुक्ति पाने के लिए बहुत से लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। तो ये आजकल का माध्यम है यार, क्योंकि इतनी जीवन में इतनी व्यस्तता बढ़ गई है, इतना संघर्ष हो गया है एक आदमी के लिए, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि संसाधन है वो सीमित है, तो उसमें डिप्रेशन, थोड़ा बहुत चिंता आना ये लाजमी बात है। तो इसके लिए भी लोग काव्य मनोरंजन को पढ़ते हैं। यह मनोरंजन उसे काव्य द्वारा अच्छी तरह से मिल जाता है और भौतिक संघर्ष को कुछ समय के लिए भूल जाता है। बात करते हैं लोक व्यवहार का ज्ञान। धर्म के प्रति, समाज के प्रति हमारा लोक व्यवहार कैसा हो, वह ज्ञान कराना भी काव्य का एक प्रकार से प्रयोजन होता है। काव्य पढ़ने से यह भी समझ में आता है कि संसार में किस प्रकार हमें रहना चाहिए, संसार की वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। बात करते हैं फल प्राप्ति। तो काव्य से हमें फल की प्राप्ति भी होती है। धर्म, अर्थ यानी कि पैसा, काम, मोक्ष, सब चतुर्वर्ग मिल जाते हैं जिनकी प्राप्ति काव्य के द्वारा होती है। बात करें इस पूरे प्रश्न के निष्कर्ष की, तो काव्य का प्रयोजन है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होते हैं, जिसका उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, धन का उपार्जन करना यानी कि धन कमाना, और सुधार उपदेश करना, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त।